बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स का हमारा आज का टॉपिक डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया और उसके बाद हम लोगों ने फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो है वो और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम इससे थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, जो कि है डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, हमने जब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के हवाले से जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि हर डिपार्टमेंट की अपना एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है और वो अपनी एक डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन के ऊपर जो है वो स्टोर करता था। लेकिन डेटाबेस उससे बहुत डिफरेंट चीज़ है और उससे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड जो है वो आपके पास एक फैसिलिटी है। स्टूडेंट्स, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। उसमें हमने क्या हमने देखा था, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था कि उसमें आपकी हर फाइल, हर डिपार्टमेंट का अपना फाइल है और वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जो है वो स्टोर है। लेकिन जो डेटाबेस है ये क्या है? ये कलेक्शन है ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। यानी आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के सब डिपार्टमेंट्स की जो फाइल्स हैं, अगर आप उनको कलेक्टिवली किसी एक जगह पे रख दोगे और वहीं से उसको ऑपरेट किया जाएगा तो फिर आप कहोगे कि वो आपके पास एक डेटाबेस बन गया है। These files may be organized in various ways to meet various processing and retrieval requirements of the organizations or users. अब जाहिर सी बात है, अब ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूज़र, ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है जिसका डाटा है, और यूज़र कौन है? जो उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीज फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस वेज टू मीट वेरियस प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स। अब जाहिर है प्रोसेसिंग की और रिट्रीवल के रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, डिपेंड करता है आपका क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है और उसमें काम किस लिहाज का है। फॉर एग्जांपल, हमेशा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कॉलेज की बात करते हो और उसमें आप रिजल्ट्स की बात करते हो तो आपकी प्रोसेसिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप अगर जो है वो किसी और तरह से बात करते हो, फ़ी के लिहाज से बात करते हो, उसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी और रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपने डाटा को गेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पेसिफिक एक स्टूडेंट का रोल नंबर 10 का रिजल्ट आपने रिट्रीव करना है, गेट करना है, तो आप जब उसको रोल नंबर 10 से एक्सेस करोगे तो उसको आप कहोगे डाटा रिट्रीवल। सो जाहिर सी बात है हर किसी की रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर इट्स क्लाइंट्स। एक यहाँ पे बैंक की एक एग्जांपल दी हुई है, आपकी बुक के अंदर से ये एग्जांपल ली है, इसलिए मैं भी इसी को कोट कर रही हूँ यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि उसमें डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं क्लाइंट्स की, जैसे कि क्या हो सकता है, उसमें सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल लोन की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपके पास जो है वो पर्सनल लोन जो बैंक देता है उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या क्लाइंट्स बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि व्हेन ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड फाइल्स आर केप्ट इन अ सिंगल प्लेस दिस विल कॉल अ डेटाबेस। मैंने पहले भी आपको बताया कि डेटाबेस जो है वो एक्चुअली लॉजिकली जो रिलेटेड डाटा होता है, जब वो कलेक्शन उसकी किसी एक जगह पे आप उसको कर देते हो तो फिर वो आपके पास एक डेटाबेस बन जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब आपने ये देखा, अब अगर पीछे देखते हो तो बैंक के अंदर जो डिफरेंट फाइल्स हैं, एक सेविंग अकाउंट्स की है, ऑटोमोबाइल लोन की है, उसके बाद फिर आपके पास जो है वो पर्सनल लोन है और क्लाइंट्स बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। ये 4 डिफरेंट फाइल्स हैं, लेकिन जब आप उनको एक सिंगल प्लेस पे कलेक्टिवली रख दोगे तो दिस विल कॉल अ डेटाबेस। सो हमने क्या कहा कि डेटाबेस इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम whose overall purpose is to maintain information and to make that information available at any time. डेटाबेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो जिसका ओवरऑल पर्पस जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल रखना एट एनी टाइम।
नेक्स्ट, डेटाबेस सिस्टम इज जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। मैंने अभी ऊपर भी हमने कहा कि इट्स अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, तो यहाँ पे भी दोबारा हम उसी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट वे में जो है वो कह रहे हैं। क्या है कि डेटाबेस सिस्टम इज जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। आप अपनी फाइल्स में क्या करते हो, आप अपनी फाइल्स में रिकॉर्ड्स ही तो रखते हो। तो डेटाबेस जो होगा वो क्या होगा, वो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होगा। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट, अ वेयरहाउस और अ रिपोजिटरी फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल। अब क्या है, आप इसको क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट कह दो। अब वैसे जब आपके पास डेटाबेस नहीं था या कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास नहीं थे, तो क्या होता था, आपकी बहुत सारी फाइल्स, बहुत लाइक सालों पुरानी फाइल्स भी इवन आप कैबिनेट्स के अंदर, मुख्तलिफ अलमारियों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर आप स्टोर करते थे और उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते थे कि आपको सर्चिंग में, आपको रिट्रीवल में, या आपको उसमें कोई नई चीज़ ऐड करने में इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी रहे। अब क्या हो गया है, अब आप उसको कह रहे हो कि इट कैन बी रिगार्डेड एज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट। इट्स नॉट द फिजिकल फाइल कैबिनेट, इट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट। यानी अब आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो उस कैबिनेट के अंदर डिफरेंट फाइल्स को जो है वो आप स्टोर कर रहे हो। या फिर कोई वेयर हाउस है जहाँ पे आपके पास डाटा जो है वो डाटा या कोई फिजिकल थिंग्स भी जहाँ स्टोर हो सकती हैं, उसको वेयर हाउस कह सकते हो। और रिपोजिटरी, रिपोजिटरी जब आप कंप्यूटर की टर्म में आप कहोगे तो रिपोजिटरी का मतलब होगा कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे जो सेंट्रल प्लेस है फॉर स्टोरेज। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप डेटाबेस सिस्टम की बात करोगे तो ये एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट हो सकता है, अ वेयर हाउस हो सकता है, और अ रिपोजिटरी हो सकती है फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फाइल। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल आपको दूं, तो रियल टाइम एग्जांपल में जैसे फेसबुक आपके पास होगी, हर कोई फेसबुक जो है वो यूज़ करता है। और हम ये देखते हो कि फेसबुक के अंदर फेसबुक इज़ अ डेटाबेस। लाइक आप उसमें उसके अंदर आप अपनी पोस्ट्स शेयर कर सकते हो, आप अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। लाइक बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इकट्ठी एक जगह पे जो है वो कर दी गई हैं, और आप उनको एट द सेम टाइम पता नहीं कितने थाउजेंड्स की तादाद में लोग जो है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास जो है वो एक आपके पास डेटाबेस होता है। सो नेक्स्ट अब हमने जो डिस्कस करना है वो है फैसिलिटीज़ इन डेटाबेस एनवायरनमेंट। क्या है, द यूजर्स ऑफ डेटाबेस में हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ टू एंजॉय। सबसे पहले एडिंग न्यू या ब्लैंक फाइल्स टू डेटाबेस। सबसे पहले तो आपके पास आपका जो डेटाबेस है, ज़ाहिर है उसके अंदर ये फैसिलिटी अगर नहीं है कि कोई नया रिकॉर्ड या न्यू फाइल अगर आप उसके अंदर ऐड कर सको, तो फिर आपके डेटाबेस का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे हम कॉलेज को ही डिस्कस करें या हम बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। अब बैंक ने सपोज करो एक नया डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट किया है। उससे पहले जो है वो कार फाइनेंसिंग का सपोज करो एक डिपार्टमेंट बैंक के पास नहीं था। अब अगर एक नया कार फाइनेंसिंग का डिपार्टमेंट जो है वो बैंक ने स्टार्ट किया है, तो जाहिर सी बात है आपका जो डेटाबेस है वो आपको इतनी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप एक न्यू फाइल उसके अंदर ऐड कर सको। यानी पहले जो है वो कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी नहीं थी, अब आपके पास कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी आ गई है, तो एक ब्लैंक फाइल या एक न्यू फाइल जो है वो उसमें ऐड करने की आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है इंसर्टिंग न्यू डाटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल्स। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, जैसे हमने पहले देखा जो 4 हमारे पास डिफरेंट फाइल्स थी डिपार्टमेंट्स की, उसमें अगर एक नया डाटा आपने इंसर्ट करना है तो वो आप उनमें इंसर्ट कर सको। फॉर एग्जांपल, एक नया जो है वो क्लाइंट आता है जिसने बैंक में एक नया अकाउंट जो है वो खोला है, तो अगर एक नया अकाउंट आया है, एक नया अकाउंट होल्डर है या आपके पास क्लाइंट है, तो जाहिर सी बात है उसका डाटा जो है वो आपको इंसर्ट तो उसमें करना ही है। तो आपकी डाटाबेस के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो न्यू डाटा को इंसर्ट कर सके।
एंड देन रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, जो ऑलरेडी स्टोर्ड फाइल्स हैं जिसमें डाटा आपका स्टोर है, उसमें से डाटा को रिट्रीव करना, यानी डाटा को गेट करना। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है, जैसे कि आप रिजल्ट का मैंने आपको कहा था कि आप सपोज करो आप रोल नंबर 10 का रिजल्ट आप देखना चाहते हो, तो आप उसमें रोल नंबर 10 का रिजल्ट जो है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको गेट कर लेते हो तो दैट इज़ द रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स। और अगर हम बैंक्स के लिहाज से देखते हैं तो सपोज करो आपने किसी एक क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, तो आपने वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसके जिस तरह से भी आपने उनको स्टोर किया है, उनके आईडी के अकॉर्डिंगली या उनके अकाउंट्स डिटेल के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से भी है, आप जब वो डाटा को वहाँ से रिट्रीव कर लोगे यानी गेट कर लोगे, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके सामने अगर आ जाएगी तो दिस विल कॉल द रिट्रीविंग डाटा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी जो स्टोर्ड फाइल्स हैं यानी एग्जिस्टिंग फाइल्स में जो डाटा मौजूद है, अगर आप उसको रिट्रीव ही नहीं कर सकते हो तो फिर वो आपको फ़ायदा ही कोई नहीं है। सो डाटाबेस आपको ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड देन इज अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल्स। अपडेटिंग का क्या मतलब है? सपोज करो सिंपल वे में मैं आपको स्टूडेंट्स के लिहाज से बताती हूँ। कॉलेज का एक आपका डाटाबेस है, उसमें एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया। सपोज उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, पहले वो लोग नारोवाल थे, अब वो लोग जफरवाल शिफ्ट हो गए हैं या किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। तो अपडेटिंग डाटा का मतलब ये होगा कि कॉलेज के अंदर जो ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है उसमें आपका जो डाटा है वो अपडेट हो, यानी आपका जो एड्रेस है वो न्यू एड्रेस उसके अंदर जो है वो स्टोर हो चुका हो, तो फिर आपका डाटा जो है वो अपडेट होगा। यही अगर आप बैंक्स के लिहाज से बात करते हो तो सपोज करो एक पर्सन ने कोई कार फाइनेंसिंग में जो है वो या फिर कोई भी पर्सनल लोन जो है वो ले रखा है, और उसका लोन जो है वो जो जितना उसके ऊपर लोन था वो सारा का सारा लोन उसने पे कर दिया है, तो फिर उसका फाइल या उसका डाटा अपडेट हो जाना चाहिए कि ऑल ऑफ द लोन इज पेड। सो नेक्स्ट इज डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स। अब सपोज करो जब सारा का सारा उसका लोन पे हो चुका है, अब उसका कोई काम बैंक के साथ नहीं है, तो क्या हो, उसका जो डाटा है वो डिलीट हो जाए आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स में से। यानी वो जो फाइल आपके पास थी जिसमें पर्सनल लोन में एक बंदे का सारा रिकॉर्ड था, अब जब सब उसका ख़त्म हो गया, आपका कोई उसकी कोई लेन देन बैंक के साथ नहीं है, तो फिर उसको वहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। या अगर एक कॉलेज में से कोई स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है, वो कहीं और चला गया या जैसे भी छोड़ के वो चला जाता है, कॉलेज को ही छोड़ देता है, तो उसका जो रिकॉर्ड है उसको लाजमी तौर पे डिलीट कर देना चाहिए एग्जिस्टिंग फाइल में से। तो अगर आपका डाटाबेस जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो डिलीटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे, तो इसका मतलब है आपका डाटाबेस अच्छा है, और हर डाटाबेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डाटाबेस, यानी पूरी की पूरी फाइल भी आप जो है वो रिमूव कर सकते हो। जब आप बात करते हो रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डाटाबेस, तो आप सपोज करो एक डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो गया बैंक में से, जो आप पर्सनल लोन था वो आपका डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया। अगर वो ख़त्म हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पूरी पूरी फाइल जो है वो डाटाबेस में से आपकी रिमूव करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये आपके डाटाबेस के अंदर मौजूद होती है। तो ये आपके पास फैसिलिटीज़ हैं जो डाटाबेस में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस किन चीज़ों से मिलके बनता है? अब जाहिर सी बात है, जब आप कंप्यूटराइज सिस्टम्स की बात करते हो तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास डाटा हर चीज़ के अंदर मौजूद होता है। जब आप उस पर कोई प्रोसेसिंग कर लेते हो तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन हार्डवेयर, वो जो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज आ सकती हैं, यानी आपकी हार्ड डिस्क, USB, CD वगैरह वगैरह, तो वो आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। देन IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस जब तक नहीं होंगे आप काम ही नहीं कर सकते। इनपुट में बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो यूज़ हो सकते हैं। अगर आप बैंक्स की बात करते हो तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर्स हैं, MICR एक डिवाइस होता है, वो आपका बैंक के अंदर यूज़ होता है, वो आपने फर्स्ट ईयर में उसको डिस्कस भी किया था। बहरहाल इनपुट और आउटपुट के बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपके हार्डवेयर में आ जाएंगे। डिवाइस कंट्रोलर्स, अब और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनके कंट्रोलर्स, हर डिवाइस के अपने कंट्रोलर्स होते हैं। सपोज इंटरनेट से रिलेटेड ही अगर आप बात करते हो तो उनके अपने जो है वो कंट्रोलर्स उसके अंदर मौजूद होंगे। तो डिवाइस कंट्रोलर्स जो हैं उनके बगैर आपकी डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। एंड देन इज़ द प्रोसेसर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने ATM
का काम करना है, एटीएम को वो करना है बैंक में, तो ज़ाहिर है उसके अपने प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं। एंड देन इज़ द मेन मेमोरी के बगैर तो आपका कोई सिस्टम नहीं वर्क करता। आपको होता है प्राइमरी मेमोरी ही आपकी रैम जो है, दैट इज़ योर मेन मेमोरी। इसके बगैर आपका कोई कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकता। तो मेजर कंपोनेंट्स में एक तो डाटा हो गया या इंफॉर्मेशन, और दूसरी जो है वो हार्डवेयर यानी उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद फिर आपके पास सॉफ्टवेयर है। जाहिर है सॉफ्टवेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो आप बात कर रहे हो डेटाबेस की, ये एक सॉफ्टवेयर ही तो है जो आपने बनाया है, जिसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हो। और उसके अलावा एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जाहिर है सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वर्क ही नहीं कर सकता। एंड देन यूटिलिटीज़ के बारे में भी हमने फर्स्ट ईयर में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपका डेटाबेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल बैकअप यूटिलिटी आपके पास होती है कि आपका जो डेली का डाटा है उसका बैकअप होता रहे, ताकि इन केस ऑफ लॉस ऑफ डाटा, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लॉस, सपोज खुदा ना खास्ता, तो आपका जो बैकअप है वो आपके पास मौजूद हो, तो आपको फिर कोई लॉस नहीं होगा। तो यूटिलिटीज़ जो हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। एंड देन पर्सनल्स हम कहते हैं लोगों को, द पीपल। इसमें आपके पास प्रोग्रामर्स होंगे पहले, जाहिर है जो प्रोग्राम डेवलप करेंगे यानी जो आपका डेटाबेस डेवलप करेंगे। एंड देन एंड यूजर्स, जिन्होंने उसको यूज़ करना है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या काम होगा, वो डेटाबेस को आपके एडमिन करेंगे। जैसे हमने पीछे देखा था कि नया रिकॉर्ड आपने जो है वो उसमें ऐड करना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है वो सपोज करो उसको रिट्रीव करना है, एक फ़ाइल को आपने उसमें से डिलीट करना है या कुछ भी, तो वो आपका सारा काम जो है वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करेगा। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो यूजुअली आपके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, इसलिए कि इसको कमांड्स होनी चाहिए। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो हो सकता है आपने एसक्यूएल या आपने जो है वो और बहुत सारे एक्सेस वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ किए हों, तो अगर उसको वो सॉफ्टवेयर यूज़ लाइक वो जब आप उसको उस पर कमांड नहीं होगी तो फिर वो ये सारे काम जो है वो नहीं कर सकता। सो आपकी जो पर्सनल यानी जो लोग हैं जो आपके कंपोनेंट में आते हैं डेटाबेस के, उनमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं या एंड यूजर्स हो सकते हैं या फिर प्रोग्रामर्स हो सकते हैं। और उसके बाद अब लास्ट इसका जो है हमारा टर्म वो है डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स। डेटाबेस बनाने का मकसद क्या है? नंबर 1 डाटा इंटीग्रेशन, देन डाटा इंटीग्रिटी एंड देन डाटा इंडिपेंडेंस। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डाटा इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की टर्म हम फर्दर डिस्कस करने से पहले, इंटीग्रेशन का मतलब हो सकता है सम। अभी इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया ये लेक्चर तो मैंने आपसे ये बात की थी कि पहले जो डेटाबेस से पहले जो सिस्टम एप्लीकेबल था, जो अप्लाई होता था, वो आपके पास क्या था? वो आपके पास है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका अपना अलग बिल्कुल सिस्टम है, कोई सेंट्रलाइज्ड लोकेशन नहीं है, कोई इकट्ठा एक जगह पे जो है वो नहीं है। जो आपके पास डेटाबेस है, हमने पहले ही कहा दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स। जब आप कलेक्शन की बात करोगे तो इसका मतलब है यही आपके पास इंटीग्रेशन है। तो हम क्या कहते हैं, इन डेटाबेस डिफरेंट फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल फाइल। सो मतलब मुख्तलिफ फाइल्स हैं, आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपने बैंक में देखे, आप कॉलेज की बात कर लो, आपके पास फ़ी का डिपार्टमेंट है, यानी आप ये कह लो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। आपके पास जो है वो टीचिंग स्टाफ का डिपार्टमेंट है। आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स का डिपार्टमेंट है। आपके पास और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और बजाय इसके कि हर डिपार्टमेंट ने अपना अलग अलग जो है वो एक सिस्टम बना के रखा हुआ हो, अगर सब के सब की फाइल्स हैं लेकिन वो एक जगह पे स्टोर हैं और वहीं से सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर वो आपके पास एक डेटाबेस हो जाता है। और वो उसको हम इंटीग्रेशन, फाइल इंटीग्रेशन जो है उसको कहेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं इन डेटाबेस डिफरेंट फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल फाइल। उसके बाद इन फाइल बेस्ड सिस्टम डिफरेंट फाइल्स हैव डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है, डेटाबेस ने उसको ओवरकम किया है। सो डेटाबेस provides the facility to integrate files and can be used as record। जाहिर है फिर जिस तरह से आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की वजह से ही आपकी डाटा की इंटेग्रिटी होती है।
इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ डाटा। आपका जो डाटा है वो कितना एक्यूरेट है, वो कितना रिलायबल है, इसको हम कहते हैं इंटेग्रिटी। अब सपोज करो आपके पास कॉलेज की मैं एग्जांपल फिर से दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रिजल्ट्स का एक डिपार्टमेंट है, एडमिशन्स का एक डिपार्टमेंट है और कोई और डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब आपके पास हर डिपार्टमेंट का अपना अपनी फाइल है और अपना अपना जो है वो सिस्टम है, जो अलग अलग लोग उनको जो है वो चला रहे हैं। कोई एक डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जो ओवरऑल चला रहा है, सारे अलग अलग ऐसे लोग हैं जो उनको जो है वो चला रहे हैं। अब क्या होगा, सपोज करो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो जाता है। अब वो आके किसी एक पर्सन को बताता है, सपोज एडमिशन वालों को बताता है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया। वो तो अपना वहाँ पे अपडेट कर देता है, लेकिन वो दूसरों को नहीं बताता गलती से या जैसे भी। तो क्या होगा, जो फी वाले लोग होंगे या फिर जो रिजल्ट्स वाले लोग होंगे, उनके पास जो उसका डाटा एड्रेस के हवाले से होगा वो करेक्ट डाटा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो ओल्ड एड्रेस है। जब वो ओल्ड एड्रेस है तो वो तो करेक्ट ना हुआ। तो फिर अगर यही डेटाबेस होता तो क्या होना था, आपकी डाटा की इंटेग्रिटी होनी थी। क्यों? इसलिए कि एक ही लोकेशन है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सारा उसको काम करना है। तो अब क्या होना था कि अगर चेंज हुआ है एक जगह पे चेंज होना था, बाकी जगहों पे जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाना था, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको जो है वो करना था। तो इसलिए आपके पास डाटा इंटीग्रेशन की वजह से आपके पास डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो बरकरार रहती है, यानी डाटा जो है वो करेक्ट रहता है। इन डेटाबेस ऑल ऑफ द फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन, चांसेस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, जो आपके पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, क्योंकि हर किसी का अपना सिस्टम है, अपने डिपार्टमेंट का अपना अलग सिस्टम है। तो अब अगर एक चेंज होता है तो वो जा के हर डिपार्टमेंट को या तो फिर इन्फॉर्म करे, तो फिर डाटा की इंटेग्रिटी रहेगी, अदरवाइज डाटा की इंटेग्रिटी के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे। सो डाटा बिकम्स मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजियर इफ डाटा हैज़ इंटेग्रिटी। वो जाहिर है अगर डाटा की इंटेग्रिटी होगी तो फिर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। एंड देन द लास्ट टर्म इसकी जो है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड data independence. In database system, you can easily change the structure of database without modifying the application program. आपने उसमें कोई चेंज लानी है, आपने कोई न्यू फाइल ऐड करनी है, एक नया डिपार्टमेंट आया है, आपने वो ऐड करना है, या एक डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया है, आपने उसको उसमें से रिमूव करना है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है आप उसको मॉडिफाई करो, आप सिर्फ अपनी डेटाबेस को मॉडिफाई करोगे। लाइक आपने सपोज करो वो एसक्यूएल में वेब या फिर आपने उसको जो है वो एक्सेस में बनाया है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करो, मॉडिफाई करो, फिर आप जो है वो करो। आपने वो एक दफ़ा बना लिया है, अब आपने उसको जो है उसका डाटा जो है वो चेंज करना है, उसकी फ़ाइल चेंज करनी है या कुछ और एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट करना है या ऐड करना है, तो उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई जो है वो असर नहीं होगा, बल्कि यू कैन ईजीली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस विदाउट मॉडिफाइंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इसीलिए वो कहते हैं कि द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। यानी डाटा स्ट्रक्चर जो डाटाबेस का है वो बिल्कुल और चीज़ है, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको यूज़ करके वो डाटाबेस क्रिएट किया गया है वो बिल्कुल और चीज़ है। यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों के अंदर इंडिपेंडेंस जो है वो मौजूद है। इस तो जब इंडिपेंडेंट हैं दोनों, तो फिर उनमें आपको कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करना, कोई फाइल ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब काम करना जो है वो ईजी हो जाता है। और एंड स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। क्या हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, और फिर हमने कुछ थोड़ी सी टर्म्स यूज़ डिस्कस की। ये डेटा इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी या फिर जो है वो इंटीग्रेशन वगैरह, इसको हम बड़ी डिटेल में अगले वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट पहले 4 चैप्टर्स में इन्हीं चीज़ों के हवाले से जो है वो डिस्कशन की गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
कल इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे, जो होगा डेटाबेस मॉडल्स। थैंक यू सो मच। एंड ये आपकी बुक में से जो है उसको आप कर सकते हो, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको एज शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से चीज़ें पूछी जाती हैं, बट आप उसको डिटेल में जो है वो स्टडी करोगे। एंड थैंक्स अगेन।